नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली में उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाने वाले एनसीटी बिल पर आज राज्यसभा में बहस हो रही है। इस दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया है, जिसके कारण राज्यसभा की कार्यवाही कई बार बाधित हुई है। विपक्षी सदस्यों ने तानाशाही बंद करो के नारे लगाकर बिल का विरोध किया है। बता दें, इस बिल को सोमवार को लोकसभा से पारित करा लिया गया है और आज राज्यसभा से पास हो गया तो फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन जाएगा, जिसके बाद केजरीवाल सरकार को कोई भी कानून बनाने से पहले उपराज्यपाल की सहमति लेनी पड़ेगी और उपराज्यपाल चाहे तो वो बिल को रोक सकते हैं। विपक्ष का आरोप है कि केंद्र सरकार इस बिल के जरिए दिल्ली में पिछले दरवाजे से अपनी सरकार चलाना चाहती है। एबीपी सी वोटर सर्वे में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी को बढ़त मिलती दिख रही है। सर्वे के अनुसार टीएमसी को 152 से 168 सीटें मिल सकती हैं। अब यदि सर्वे का आंकड़ा चुनाव परिणाम के रूप में तब्दील होता है तो टीएमसी की सरकार बन सकती है। पश्चिम बंगाल की विधानसभा में कुल 294 सीटें हैं और सदन में बहुमत के लिए 148 सीटें चाहिए। इस सर्वे में यह भी भविष्यवाणी की गई है कि बीजेपी दूसरे स्थान पर रहेगी और उसको 104 से 120 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन को 18 से 26 सीटें मिल सकती हैं, अन्य को 2 सीटें मिल सकती हैं। ममता बनर्जी को बरमूडा पहनने की सलाह देना पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष को बहुत ही महंगा पड़ रहा है। तृणमूल कांग्रेस ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया जताई है और उन्हें विकृत मानसिकता वाला बंदर तक कह दिया है। मंगलवार को दिलीप घोष ने कहा था कि ममता बनर्जी अपने पैर दिखाना चाहती हैं तो साड़ी क्यों पहनती हैं, बरमूडा पहने। जिसके बाद टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा है और ये विकृत मानसिकता वाले अभावग्रस्त बंदर समझते हैं कि वे पश्चिम बंगाल को जीतने जा रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस से जुड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के सदस्यों ने चलती ट्रेन से 4 ईसाई महिलाओं को जबरन उतरवा दिया। उन पर धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगाया। बाद में जब ये साबित हो गया कि वे धर्म परिवर्तन नहीं करा रही थीं, तो उन्हें आगे की यात्रा करने की अनुमति दी गई। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने इस पर गहरी आपत्ति जताते हुए गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। केरल में चुनाव प्रचार कर रहे गृह मंत्री ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये वारदात 19 मार्च की है, जब एबीवीपी के लोगों ने रेलवे पुलिस से शिकायत की कि हरिद्वार से पुरी जा रही उत्कल एक्सप्रेस में कुछ ईसाई महिलाएं ट्रेन में धर्म परिवर्तन करवा रही हैं। ईसाई ननों को ट्रेन से उतारने की वारदात पर केरल के मुख्यमंत्री ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए गृह मंत्री को कड़ी चिट्ठी लिखी। उन्होंने इस चिट्ठी में लिखा है कि ऐसी घटनाएं देश और उसकी धार्मिक सहिष्णुता की छवि दागदार करती हैं। केंद्र सरकार को ऐसी घटनाओं की कड़ी निंदा करनी चाहिए। उन्होंने इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए गृह मंत्री से कहा, इसमें शामिल उन सभी लोगों और संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करें जो संविधान से मिली नागरिक स्वतंत्रता को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। मुकेश अंबानी के घर के बाहर गाड़ी में विस्फोटक मिलने के मामले की जांच कर रही एनआईए ने सचिन वाजे के खिलाफ यूएपीए कानून के तहत मामला दर्ज कर लिया है। बता दें, यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट देश में आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े आपराधिक मामलों में लागू किया जाता है। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह द्वारा महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोपों के बाद बीजेपी और शिवसेना में खुलकर जंग हो रही है। महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिला और उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार पर हमले किए। राज्यपाल से मिलने के बाद फडणवीस ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि महाराष्ट्र में पैसे उगाने से लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग की घटनाओं को लेकर सबसे आश्चर्य की बात यह है कि मुख्यमंत्री मौन हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना से नहीं निपट पा रही है। फडणवीस ने कहा कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने गृह मंत्री अनिल देशमुख को बचाने का काम किया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्धव ठाकरे इस मामले में जांच का आदेश देना ही नहीं चाहते। फडणवीस के हमले के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने पलटवार करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश के एक आईपीएस वैभव कृष्ण ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा था और उसमें अफसरों की पोस्टिंग का पूरा रेट कार्ड दिया था कि कौन सी पोस्ट पर आने के लिए कितना पैसा देना है। राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे और अनिल देशमुख चाहते हैं कि इस मामले की जांच हो, लेकिन इसके लिए फडणवीस को एक प्रस्ताव को लेकर मुख्यमंत्री से मिलकर इसकी मांग करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस महाराष्ट्र का स्वाभिमान है और 1-2 अफसरों की गलती से पूरे पुलिस फोर्स को दोषी नहीं ठहरा सकते। राउत ने कहा कि फडणवीस का ये लेटर बम फुस हो गया है। मुंबई स्थित ठाणे की एक सेशंस कोर्ट ने मनसुख हिरेन की मौत के मामले में महाराष्ट्र एटीएस के जांच करने पर रोक लगा दी है।
अदालत ने बुधवार को यह आदेश दिया। अदालत ने आदेश में यह भी कहा कि एटीएस इस मामले से जुड़े सभी अहम दस्तावेज एनआईए को सौंप दें। मनसुख हिरेन उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर जिलेटिन की छड़ों से भरी मिली स्कॉर्पियो कार के मालिक थे। संदिग्ध हालत में उनकी मौत हो गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस मामले की जांच एनआईए को सौंप दी थी, लेकिन एटीएस भी इस मामले की जांच पहले कर रही थी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाने वाले मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी से कहा कि वे इस मामले को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट जाएं। अदालत ने यह भी कहा कि याचिका में अनिल देशमुख को पक्षकार क्यों नहीं बनाया गया है। मुकुल रोहतगी आज ही बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख करेंगे। बिहार विधानसभा में आरजेडी के विधायकों की पिटाई के बाद नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि मेरा नाम तेजस्वी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके कठपुतली अधिकारियों को अच्छे से पता होना चाहिए कि कोई भी सरकार स्थायी नहीं होती है। हमारे पास सभी के फुटेज हैं। जनतंत्र में जनता मालिक होती है, सत्ता किसी की बपौती नहीं है। इसके अलावा तेजस्वी ने कहा कि विधायकों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है वो पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। अगर नीतीश कुमार माफी नहीं मांगते तो हम विधानसभा का बहिष्कार कर सकते हैं। बिहार विधानसभा में आरजेडी के विधायकों पर हुई पुलिस की बर्बर कार्रवाई का मुद्दा राज्यसभा में उठाने की अनुमति नहीं दी गई। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने जब राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाना चाहा तो राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने इससे मना कर दिया और कहा ये राज्य का विषय है, मैं इसे यहाँ उठाने की अनुमति नहीं दे सकता। जिसके बाद मनोज झा ने कहा कि बिहार राष्ट्रपति शासन के लिए फिट केस है, वहाँ लोकतंत्र का शव निकाला गया है, वहाँ महिलाओं के साथ क्या किया गया है, लेकिन मुझे मुद्दा उठाने नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर एक बार फिर ममता बनर्जी को निशाने पर लिया। मोदी ने कहा कि बंगाल में हिंसा और बम धमाकों की खबरें आम हो गई हैं। बम धमाकों से लोगों का पूरा घर उजड़ जाता है और दीदी की सरकार सिर्फ देखती रहती है। मोदी ने कहा कि इस स्थिति को हमको बदलना होगा। बंगाल को अब हिंसा से आज़ादी चाहिए। मोदी ने कहा कि जब जरूरत होती है तब दीदी कहीं नहीं दिखती हैं, लेकिन चुनाव आने पर कहती हैं सरकार दुआरे दुआरे। यही इनका खेल है। अब राज्य का बच्चा बच्चा इनके खेल को समझ चुका है। एन.वी. रमना भारत के अगले सीजीआई होंगे। वर्तमान सीजीआई एस.ए. बोबडे ने उनके नाम की सिफारिश की है। बोबडे 23 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते ही बोबडे से पूछा था कि वे अगले सीजीआई का नाम सुझाएं। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बोबडे को इस बारे में खत भेजा था। जस्टिस रमना सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बोबडे के बाद दूसरे वरिष्ठ जज हैं। जस्टिस रमना का कार्यकाल 26 अगस्त 2022 तक रहेगा। टीआरपी घोटाले मामले में अर्नब गोस्वामी को बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस से कहा है कि वो अर्नब को गिरफ्तार करने से 3 दिन पहले उनको नोटिस दें। जस्टिस एस.एस. शिंदे की अध्यक्षता वाली बेंच ने इसके साथ ही कहा कि इस मामले की जांच को 12 हफ्ते के भीतर पूरी करना होगा। बता दें अर्नब गोस्वामी पहले से ही आत्महत्या के लिए उकसाने के एक अन्य मामले में जमानत पर हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव के बाद अब उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य एवं ग्राम्य विकास राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल ने मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर्स को हटाने की मांग की है और इसको लेकर बलिया के डीएम को पत्र लिखा। मंत्री ने कहा कि लाउड स्पीकर पर अजान के शोर के कारण उनके योग, ध्यान, पूजा पाठ और शासकीय कार्यों में बाधा पहुंचती है। 5 राज्यों में चुनाव के बीच पेट्रोल और डीजल की कीमतों में साल में पहली बार कटौती की गई है। पेट्रोल की कीमत में 18 पैसे और डीजल की कीमत में 17 पैसे की कमी की गई है। जिसके बाद दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 90 रुपये 99 पैसे और डीजल की 81 रुपये 30 पैसे प्रति लीटर हो गई है। बता दें साल भर में पेट्रोल की कीमतों में 21.40 रुपये बढ़ोतरी हुई और डीजल की कीमतों में 19 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।